मैं आपका मेंटोर AK सिंह और आज हम अपना नेक्स्ट पेपर देखेंगे यानी कि CTET SST की तैयारी करेंगे और उसमें जो प्रीवियस ईयर का पार्ट हो रहा है उसे देखेंगे। तो समय व्यर्थ न करते हुए चलिए शुरू करते हैं। आपको मैंने कई बार कहा है कि 2011 से लेकर 2022 तक के सारे पेपर याद कर लीजिए, रट लीजिए, घोट के पी जाइए, क्योंकि अगर इन पेपरों को आपने नहीं देखा तो CTET पास करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा और नामुमकिन भी हो सकता है। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ओल्ड पेपर की बुक आपको 118 रुपये में मिल रही है, यानी कि कितनी सस्ती, आपको कहीं भी बुक नहीं मिलेगी, तो जाकर आप बुक को परचेज कर सकते हैं। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्य काल में उत्तर पश्चिम भारत डैश के लिए प्रसिद्ध था। तो भाई सबसे ज़्यादा किसके लिए प्रसिद्ध था? ऑप्शन नंबर 4 हो जाए, कम बार, यानी कि 4। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। एम्फोरा एक डैश था। भाई एम्फोरा क्या था? ये आपको NCERT क्वेश्चन है, तो इसलिए NCERT पढ़ना भी इम्पोर्टेंट होता है। जो जैसे आपने देखा होगा कि NCERT में छोटी पिक्चर के तौर पर दे रखते हैं, उस तरह क्वेश्चन है हिस्ट्री की बुक में दिया हुआ है। तो लंबे और दोनों तरफ हत्थे लगे जार को कहा जाता है एम्फोरा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। रोम साम्राज्य में काली मिर्च की इतनी मांग थी कि इसे डैश के नाम से जाना जाता, तो क्या था? काला सोना, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 4। ये याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। रेड चरखे एवं अग्निय यंत्र का आविष्कार डैश में हुआ था, तो वो हुआ था मौर्य काल में, यानी कि सॉरी मध्यकाल में। मौर्य काल से आपको एक चीज़ और सीखने के लिए मिलती है कि मौर्य काल, जो अभी हम ऊपर क्वेश्चन पढ़ रहे थे, मौर्य काल में उत्तर वैदिक और पूर्व वैदिक, वो भी चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा। तो इसका क्या आंसर होगा? मध्यकाल। चलिए, क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस दिल्ली के सुल्तान ने प्रशासन में एक संस्कृत प्रशिक्षित पाया गया था, यानी कि वो कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। इंपॉर्टेंट, याद रखना, अलाउद्दीन खिलजी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किस नज़रिए से? एक सूफी संतों के नज़रिए से भी, एक ज्ञाता के रूप में भी, योद्धा के रूप में भी, बहुत सारी चीज़ों में। क्योंकि जो अलाउद्दीन खिलजी था उसमें बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व थी, उसने बहुत सारी चीज़ों को माना था, यानी कि इम्पोर्टेंट अपने टाइम पर चीज़ें करी थी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। 36 क्या कह रहा है? तो 36 क्या है? हिरण्य गर्भ नामक अनुष्ठान किया जाता है, तो वो कब किया जाता है? राजा को क्षत्रिय घोषित करने के लिए, चाहे वह जन्म से क्षत्रिय ना हो, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। इस तरह के जो क्वेश्चन है, यही आपको क्या करते हैं भाई, आप मान लीजिए साइंस के हैं चाहे SST के हैं, ठीक है, साइंस मैथ और SST के हैं, अलग अलग स्टूडेंट है। यहाँ पर आकर आपकी सारी बुद्धि फेल हो जाती है। क्यों फेल हो जाती है? सब आप CDP कर दोगे, हिंदी कर दोगे, इंग्लिश भी कर दोगे, मान लीजिए हमने यहाँ पे कर दिया। अब आती है अपने सब्जेक्ट की बात। अपने सब्जेक्ट में बच्चों को बहुत सारी चीज़ें अपने सब्जेक्ट में नहीं पता होती। क्यों नहीं पता होती? क्योंकि NCERT से डायरेक्ट उठे हुए क्वेश्चन होते हैं ये। चलिए, क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। चोल काल में व्यापारिक योग के संघ को डैश कहा जाता था। तो भाई क्या कहा जाता है ये आपको पता? तो इन्हें कहा जाता था श्रेणी, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। नाथ साहित्य का संबंध है, तो वो कहाँ से? बंगाली से, यानी कि बंगाल से, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। खान अब्दुल गफ्फार खान ने उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांतों में शक्तिशाली अहिंसक आंदोलन चलाया, जिससे डैश के रूप में जाना जाता है, तो वो किसे? खुद
तो किस आंदोलन के नाम से जाना जाता है? तो वो है ऑप्शन नंबर 3, खुदाई खिदमतगार आंदोलन, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। कांग्रेस द्वारा पारित पूर्व स्वराज 1929 के लिए संघर्ष के प्रस्ताव के बाद डैश को स्वतंत्रता दिवस माना गया, तो वो कौन सा है? वो है 26 जनवरी 1930। इसलिए 26 जनवरी मनाया जाता है, ये याद रखना। आपसे कभी भी क्वेश्चन, दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भाई 15 अगस्त को देश आज़ाद हुआ, यानी कि 15 अगस्त, ठीक है। और 26 जनवरी क्यों मनाया जाता है? तो वो ये कारण था, ठीक है, इसलिए 26 जनवरी को मनाया गया। और संविधान बन के कब तैयार होता है? तो कमेंट सेक्शन में बताएं। बिग बियर एक उदाहरण है, तो वो है नक्षत्र मंडल, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। पृथ्वी से चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है, क्यों? क्योंकि दिखाया जाता है, भाई आपको सीधे सीधे एक चीज़ आपको समझ में पड़ी, ये है हमारी अर्थ, ये है इसका एक्सिस ऐसे झुकी हुई है, यानी आपने ग्लोब में भी देखा होगा कि इस तरह झुकी हुई है, तो इस तरह झुकी हुई है। तो जब आपका क्या है, ये क्या है? सन। और सन के रिफ्लेक्शन से क्या होता है? रोशनी पड़ती है। तो रोशनी पड़ने का जो दौर है वो एक साइड पड़ता है, तो इसका भी आंसर क्या होगा? चंद्रमा को पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने तथा अपने अक्ष पर घूमने के समान समय लगता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। एक चीज़ बताइए आपसे, जो चंद्रमा का धरती का घूमन यानी कि परिक्रमण और परिभ्रमण में क्या अंतर है? धरती का परिक्रमण कितने दिन में होता है और परिभ्रमण कितने दिन में होता है? तो ये कमेंट सेक्शन में मुझे भी बताएं। क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, तो किस उसमें घूमती है? पश्चिम से पूर्व की ओर। ये ध्यान रखना, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये टीजीटी पीजीटी में भी पूछा जाता है, पश्चिम से पूर्व की ओर। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। जैसे जैसे हम पूर्व गोलार्ध से पश्चिम गोलार्ध की ओर जाते हैं, देशांतर देख रेखाओं का आकार तो क्या होता है? समान रहता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा इसका आंसर। पृथ्वी दिन कहलाता है, तो पृथ्वी दिन क्या कहलाता है? पृथ्वी अपना अक्ष पर घूमने के लिए लगाया गया समय। अभी मैंने क्वेश्चन पूछा कि कमेंट सेक्शन में बताएं, और अभी आपको आंसर भी मिल गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। विषम के दिन में सूर्य की सीधी किरणें पड़ती हैं, तो वो पड़ती हैं विषुवत रेखा पर, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। अटलांटिक महासागर में अनेक पतोष्य तथा पत्तन हैं, क्योंकि? भाई इसका सीधे सीधे आपको आंसर मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। अटलांटिक महासागर की तटीय रेखा अधिक तंदुरित है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो वो है एडीज, यानी कि एडीज पर्वत श्रृंखला। क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। भारत के उष्णकटिबंधीय वर्षावन पाए जाते हैं, तो वो है कहाँ? अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। लौटे मानसून का समय आर्द्रता पवन ने बढ़ती है, तो वो क्या होता है? स्थल से समुद्र की ओर, यानी कि स्थल से समुद्र की ओर। और इसका जो ये है, इसकी पिक्चर के रूप में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो इम्पोर्टेंट है, याद रखना, यानी कि इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस पृथ्वी की फेफड़े कहा जाता है? भाई किसे पृथ्वी में? अमेजन के, यानी कि अमेजन को कहा, यानी कि ब्राज़ील के उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। और किसे कहा जाता है? अमेजन का जो जंगल है।
क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं, विश्व का सबसे बड़ी नदी बेसिन कौन सा है? भाई नदी बेसिन में अमेजन नदी बेसिन है, याद रखना। क्या पूछा? सबसे बड़ी और सबसे लंबी। कमेंट सेक्शन में बताएं कि सबसे लंबी कौन सी है। सबसे बड़ी तो आपको पता चल गई अमेजन, सबसे बड़ी आपसे पूछ रहा हूँ और लंबी पूछ रहा हूँ, वो बताइए। क्वेश्चन नंबर 50 देखें, मलोका क्या है? तो मलोका आपको पता ही है, एक प्रकार के घर है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं, संसाधनों तो के सतततापूर्ण उपयोग करना तथा उन्हें नवीनीकरण के लिए समय देना डैश कहलाता है? तो वो कहलाता है संसाधन प्रबंधन, यानी कि रिसोर्स मैनेजमेंट। रिसोर्स मैनेजमेंट इम्पोर्टेंट है, तो याद रखना। अभी इम्पोर्टेंट नहीं है, सी टेट में इम्पोर्टेंट नहीं है, सी टेट के बाद जब आप के वी एस प्रीवियस की तैयारी करेंगे उसमें इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं, रक्षक। क्वेश्चन नंबर 55 है, रक्षक मेघकाला डैश की एक विधि है? तो वो है मृदा संरक्षण, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं, मध्य प्रदेश में स्थित भीमबेटका एक पुरास्थल है? तो वो है पुरापाषाणी स्थल, यानी कि ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं, ऋग्वैदिक काल में कौन से 3 देवता विशेषकर प्रमुख थे? तो भाई अग्नि, इंद्र और सोम इंपॉर्टेंट है, और इसका जिक्र कहाँ किया गया है ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। अग्नि, इंद्र, सोम का जिक्र कहाँ मिलता है और कहाँ, मतलब कहाँ कहाँ मिलता है और कौन से इंपॉर्टेंट है? तो अग्नि, इंद्र, सोम याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं, संस्कृत को जिस भाषा परिवार का हिस्सा माना जाता है उसे कहते हैं भारतीय आर्य, यानी कि भारतीय आर्य है। चलिए क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं, किस स्थल का मृतकों को प्राय उत्तर की ओर सिर करके दफनाए जाते थे? भाई इनाम गांव, यानी कि इनाम, ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं, बुद्ध द्वारा लालसाओं व इच्छाओं की तृष्णा को निम्नलिखित में से क्या बताया गया है? तो वो है तृष्णा, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसका आंसर। चलिए, उत्पादों की ब्रीडिंग करने से क्या होता है? तो वो होता है बाजार में उत्पादन दूसरे उत्पादन से भिन्न रहते, यानी करते हैं। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं, भारतीय संविधान के किस खंड को अक्सर संविधान की आत्मा कहा जाता है? तो वो क्या है भाई? संविधान का प्रस्ताव। संविधान के प्रस्ताव को आत्मा क्यों कहा जाता है? प्रस्ताव में सारी चीज़ें होती हैं कि कौन कौन सी चीज़ें इम्पोर्टेंट है, जैसे समानता है, स्वतंत्रता है, अखंडता है, ये सारी चीज़ें इम्पोर्टेंट है, तो वो सारी चीज़ें बताई गई हैं। क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं, लोकसभा के लिए कितने सदस्य मनोनीत किया जाते हैं? तो लोकसभा की बात आती है तो 2, और राज्यसभा की 12। याद रखना, इम्पोर्टेंट है, 2 और 12 का गणित याद रखना। क्वेश्चन नंबर 69 देखते हैं, न्यायाधीशों की किस मुकदमे पर निर्णय देते हैं? तो वो होता है सबूतों के आधार पर। भाई सबूतों के आधार पर ही कोई भी न्याय आपको मुकदमे को सुनेगा। क्वेश्चन नंबर 65 देखिए, निम्नलिखित में से किस पंथ का आदिवासी प्रभाव परिलक्षित होते हैं? तो वो होगा, क्वेश्चन नंबर क्या है, जगन्नाथ पंथ, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं, दस्त। ये क्वेश्चन आपको देखिए देखिए इस तरह के क्वेश्चन, देखिए मैं एक चीज़ आपको अभी 2 मिनट रुक के बताऊँ। मलेरिया, हैजा, दस्त, ये जब बीमारी मिले तो क्वेश्चन का ध्यान से समझ के पढ़ लेना, क्योंकि एक साथ कई बीमारी पूछ लेते, जैसे दस्त, पेंजिस, हैजा जैसी बीमारी को रोका जा सकता है तो वह सुरक्षित पेयजल उपलब्ध करा के, यानी कि यहाँ पे क्या कर रहा है, जल की बात। और जब मलेरिया और चिकनगुनिया इस तरह की जब बात आती है तब भी जल की बात करता है वो।
क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं। सरकार एवं उनके कार्यों की चर्चा अक्सर अतिवादित विचारों की तरफ से ली जाती है, अतः शिक्षक को चाहिए क्या अगर चाहिए उपदेशात्मक क्रियाओं को तुलना में अधिक वस्तुनिष्ठ अंत्य क्रिया को आयोजित कराई, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, 4 हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस कारक के विद्यार्थी को किशोरीय और किशोरीय व्यवहार का प्रतीत पर असर के विषय में सामाजिक विज्ञानता के विचार को सबसे अधिक विविधता लाई है, तो वो है ऑप्शन नंबर 3 टेलीविज़न, यानी कि टेलीविज़न ने इसका को क्या किया है, बच्चों में एक तरह से एडल्टनेस जो आई है बच्चों में, या वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो, तो वो किस वजह से आई है, टीवी की वजह से। एक तरह से जब से टीवी आया है, ब्रॉडकास्टिंग शुरू हुआ, तब से एडल्टनेस क्या हुई है, ज़्यादा हुई है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 69 निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक विज्ञान की कक्षा में शैक्षिक गतिविधियों पर बताई गई समय की शिक्षार्थियों को बढ़ने के लिए सर्वोत्तम है, तो वो है नए विषयों पर उन पर चर्चा करने से पहले सभी शिक्षार्थियों को अलग अलग योजनाएं देना, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं। एक छात्र भारतीय सैनिकों द्वारा कारगिल युद्ध के झेली गई कठिनाइयों के विषय में उत्सुक है। वह कुछ सैनिकों का इंटरव्यू लेता है और जिन्होंने इस युद्ध में हिस्सा लिया, उन सैनिकों को निम्नलिखित में से क्या माना जा सकता है, तो भाई प्राथमिक स्रोत है। प्राथमिक स्रोत क्यों है, प्राथमिक स्रोत वो है जो बिल्कुल उस चीज़ से मतलब जुड़ा हुआ है। जैसे आर्मी के जो जवान है वो वहाँ पे उन्होंने खुद युद्ध लड़ा, खुद उस सब चीज़ों को ले, तो उस चीज़ से जुड़े हुए हैं, तो वो हो गए प्राथमिक। द्वितीय क्या हुआ, उन व्यक्तियों ने किसी को सुनाया और किसी ने आपको सुनाया, तो वो द्वितीय। तृतीय क्या होगा, तृतीय कमेंट सेक्शन में बताएं तृतीय कौन से स्रोत होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं। एक शिक्षक कक्षा 7 के छात्रों को गहन अध्ययन यानी केस स्टडी के लिए प्रेरक देना यानी प्रकरण देना चाहता है, तो प्रकरण का मतलब है टॉपिक, याद रखना। जो प्रकरण होता है टॉपिक होता है, तो कहीं भी आप परेशान ना हो, प्रकरण को टॉपिक कहते हैं। तो निम्नलिखित में सबसे उपयुक्त कौन सा होगा, तो वही होगा भारत की प्रमुख फसलें। तो भारत की प्रमुख फसलें इम्पोर्टेंट होगा, या फिर अगर केस स्टडी होगा तो केस स्टडी में आपको इसलिए इम्पोर्टेंट मिलेगा क्योंकि आपने देखा होगा जब आप भी टीचर से स्टूडेंट रहे होंगे, यानी कि टीचर बनने से पहले स्टूडेंट रहे होंगे, तो स्टूडेंट के तौर पर आपके टीचरों ने भी कि 2-4 दाने गेहूँ के, सरसों के इस तरह लगवाए, तो वो प्रमुख फसलें वाला जो चैप्टर है वो यही कहलाता है। जब बच्चे दाल के, चावल के, इस ये फसल इस टाइम होती है, ये इस तरह की होती है, वो सारी चीज़ें इसका नाम ये, तो यहाँ पे प्रमुख फसलों का हमारा कॉन्सेप्ट पूरा हो जाएगा इस तरह के काम करवाने से। चलिए क्वेश्चन नंबर 72 देखते हैं। व्यक्तिगत चुनाव की तुलना में अवलोकन योग्यता तत्व को ध्यान में रखते हुए निगम निकाय निम्नलिखित में से क्या कहलाती है, तो वो कहलाते तर्कन, यानी कि ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 73 देखते हैं। विभिन्न देशों में भूमि उपयोग के दर्शन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण सामग्री उपयुक्त है, तो वो है तुलनात्मक चार्ट। यानी कि तुलनात्मक, जब एक देश यानी कि एक देश या एक दो देशों के बीच में अंतर करना होता है, तो हम एक क्या करते हैं, तुलनात्मक चार्ट का प्रयोग करते हैं। चलिए आगे चलते हैं। 74 एक शिक्षक अपनी पाठ योजना में छात्र मौर्य वंश के पतन के कारणों को बता सकेंगे। अनुदेशनात्मक उद्देश्य लिखती है। यह उद्देश्य किसके अंतर्गत आता है भाई, ये अंतर आता है अवबोधन के। अवबोध ही करा रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 75 देखते हैं। निम्नलिखित में से डैश के अतिरिक्त सभी सृजनात्मक चिंतन के अभिलक्षण हैं, तो वो क्या है,
दी गई समस्याओं के लिए सदैव ठीक ठीक उत्तर देने की समर्थता, यानी कि ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 76। एक सामाजिक विज्ञान की कक्षा में शिक्षार्थी यह चर्चा आरंभ करते हैं कि विद्यालय के लिए निकट मोबाइल टावर लगाना चाहिए कि नहीं। एक छात्र कहता है कि टावर से निकलने वाली विकिरणें छात्रों को बीमार कर देती हैं। एक और छात्र कहता है कि उसके से समाचारों में सुना है कि मोबाइल टावर से मनुष्य बीमार नहीं होता। यह शिक्षक को नाते आप क्या करो भाई। इस तरह की जब विवादात्मक चीज़ें आ जाए तो आपको पहले तो लेना चाहिए बिल्कुल रियल डाटा, यानी कि फैक्ट को छोड़कर रियल चीज़ों को लेकर चलना है। छात्रों को इस स्थिति पर लक्ष्य एकत्र करने के लिए अभिप्रेरण करेंगे जिससे वह स्थिति को वास्तविक आकलन कर सके। खुद उनको इन्वॉल्व कर देगा टीचर। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 क्या कह रहा है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 के अनुसार उच्च प्राथमिक स्तर में सामाजिक विज्ञान के विषय वस्तु निम्नलिखित में से किन विषय से ली गई है। तो भाई आपको पता ही है, इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र और अर्थशास्त्र से ली गई है। चलिए क्वेश्चन नंबर 78 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस संदर्भ में समय रेखा सबसे उपयुक्त है। तो वो है किसी राजवंश के सारांश प्रस्तुत करने के लिए। ठीक है, जैसे आपको मैंने एक ये दिखाया था, ये है समय रेखा, ये है सेंटर ऑफ जीरो, इधर 1 से लेकर 2022 तक, और इधर 0 से लेकर पीछे का काल जितने भी 1 2 3 उल्टा चलेगा, यानी कि BC और AD। तो इसका आंसर होगा वंशावली के दौर पर। क्वेश्चन नंबर 79 देखते हैं। मानचित्र पर किसी स्थान को दर्शाना संबंधता है। तो वो क्या है, कौशल से। कौशल नहीं आएगा, मानचित्र का कौशल नहीं होगा, आपको पता होगा तो आप किसी भी मानचित्र को नहीं बना सकते हो। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं। बच्चों को कानून का बहुत कम अनुभव होता है, इसलिए कानून पर परिचय कराते समय यह महत्वपूर्ण है कि शिक्षक परिचित संदर्भ में अधिक से अधिक उदाहरण दे। उदाहरण देंगे कैसे भाई, गवर्नमेंट ने कहा है कि अगर आप हेलमेट नहीं लोगे, लगा के जाओगे तो आपका चालान होगा। तो फिर उसका चालान कैसे हुआ, ये सब चीज़ें, मतलब चालान के क्या रकम है, क्यों होता है चालान, भाई सब चीज़ें आपको फैक्ट सबको पॉजिटिव नेगेटिव सब बताना पड़ेगा, तब जाके उदाहरण के देकर तब आप उस चीज़ को कॉन्सेप्ट को ज़्यादा समझा सकेंगे। क्वेश्चन नंबर 81 देखते हैं। एक सामाजिक विज्ञान के शिक्षक द्वारा कक्षा में प्रभावशील होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि उपयोग में लाई जाती है। तो वो है, देखिए सबसे पहला ही है इसका विचारोत्तम व रुचिपूर्ण गतिविधियों के द्वारा शिक्षार्थी को विषय के प्रति आकर्षण बढ़ाना। तो आकर्षण बढ़ाना क्या हो जाएगा, टैग वर्ड हो जाएगा, और इसका पहला आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82 देखते हैं। संविधान पर चर्चा करते समय यह महत्वपूर्ण है कि किसी चर्चा ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में की जाए ताकि छात्र जागरूक हो सके। तो वो क्या होगा, उपनिवेशिक रूप से दृढ़, यानी संघर्ष इस पर गहर प्रभाव होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 83 देखते हैं। सामाजिक विज्ञान के परिणाम आधारित शिक्षार्थी अधिगम में निम्नलिखित में से किस पर प्राथमिक तौर पर केंद्रित होंगे। भाई सीधी सीधी बात है, और इसका आंसर हो जाएगा 3, अधिगम उद्देश्य, अधिगम गतिविधि और रचनात्मक संकलन, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 84 देखते हैं। सामाजिक विज्ञान की विषय वस्तु का उद्देश्य होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए, छात्रों के परिचित सामाजिक यथार्थ का आलोचना, अन्वेषण एवं उन प्रश्नों को उठाना, जागरूकता बनाने की बात कही गई, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 85 क्या कर रहा है,
हमारे जैसे विविधतापूर्ण समाज में पाठ्य पुस्तक इस प्रकार की होनी चाहिए कि जिससे सभी क्षेत्र एवं सामाजिक समूह को उनसे जोड़ा जाए, यानी कि सभी को एक साथ जोड़कर पढ़ाया या फिर एक साथ चलने की बात करें, ऐसी पाठ्य पुस्तक या ऐसा पाठ्यक्रम होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 86 देखते हैं। 2005 यानी एनसीएफ 2005 में सामाजिक विज्ञान की विषय वस्तु के उद्देश्य शिक्षार्थियों को निम्नलिखित में किस समर्थन के लिए तैयार की गई है, तो वो हो जाएगा सामाजिक राजनीतिक वनस सॉरी वास्तविकता को विश्लेषण की गई, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 87 देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन डैश चलाया गया, तो वो क्या है, सामान्य अधिकार तथा नस्ल भेद का समाप्त करने के लिए। और नस्ल भेद का जो कानून है वो भी आपको पता होना चाहिए कौन सा कानून इम्पोर्टेंट है। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। मुख्यमंत्री का चुनाव कैसे होता है, तो मुख्यमंत्री का चुनाव कैसे होता है भाई, मुख्यमंत्री का चुनाव हम ही चुनते हैं। चुनाव में बहुमत प्राप्त करके पार्टी विधायक द्वारा बनाई जाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लिंग मूलक भेदभाव प्रदर्शन करता है, तो वो हो जाएगा आपको, देखिए कौन सा लिंग, तो इसका सीधे सीधे केवल वाला आंसर दिख जाएगा। लड़कियां केवल घर में काम काज कर सकती हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 90। लोकतंत्र में संचार माध्यम एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तो वो कहता है देश एवं संसार के बारे में समाचार देने एवं उनकी होने वाली घटनाओं पर चर्चा करने के, इसका तो आंसर हो जाएगा पहला। ठीक है बच्चों, इस तरह से जो आपने क्वेश्चन पेपर किया आज एसएसटी का, तो इसी तरह से और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, पहली बात तो ये। और दूसरा मैं कह रहा हूँ आप ओल्ड पेपर की बुक ले लीजिए, क्योंकि 2011 से लेके 2022 तक के जब आप सारे पेपर कर लोगे तो आप सारे कॉन्सेप्टों को भी समझ पाओगे। अगर कॉन्सेप्ट समझ गए तो समझने लेने का मतलब ये है कि आपने सीटेट को पास कर लिया। ठीक है बच्चों, थैंक यू।